देखिए पहला क्वेश्चन ये, आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप पढ़ते हैं सबसे पहले आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो थोड़ा सा भाई सीरियस हो जाइए, है ना, थोड़ा सीरियस हो जाइए, बैठ जाइए अच्छे से। तो एक पॉइंट है यहाँ का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है, एक दूसरा पॉइंट है यहाँ का कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 है, और इसके बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है सभी लोग जानते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, सभी बच्चे ये जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं, ठीक है ना। और ये हम पढ़ाने वाले नहीं हैं, ये हम आपको बताते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला ये होता है। अब देखिए लगा तो दे दिए, वो दूसरा भैया था ना उनके पास, तो ये हमको पढ़ाना नहीं है कभी। अब देखिए एग्जाम में क्या गड़बड़ी करेगा आपके लिए, एग्जाम में क्या करेगा, दो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। अब देखिए, तो अगर दो पॉइंट ले लिया जाए तो दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट टाइप के डिस्टेंस हो सकते हैं। एक डिस्टेंस ये होगा, ठीक है, और ऐसे मल्टीपल डिस्टेंस बना सकते हैं, एक डिस्टेंस ये भी होगा। तो दो पॉइंट्स के बीच में कितने प्रकार के डिस्टेंस हो सकते हैं? इनफाइनाइट, है ना, ये आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है। जो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का फॉर्मूला, दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, उसका फॉर्मूला ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं डिस्कस करना, मुझे डिस्कस क्या करना है, देखिए आईआईटी में जेईई मेन और एडवांस में क्या करते हैं, डिस्टेंस का फार्मूले का डेफिनेशन चेंज कर देते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में जब भी आएगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो हम क्या समझते हैं, हमारे दिमाग में ये चलने लगता है, ये तो चलने लगता है। वो क्या करेंगे कि वो किसी और टाइप के डिस्टेंस की बात करेंगे, तो वो डिस्टेंस डिफाइन कर देते हैं कि हमारे डिस्टेंस का मतलब ये है। उसके बाद सवाल पूछेंगे, तो उस सवाल में जब भी डिस्टेंस का नाम लेंगे तो ये नहीं होगा, फिर वो जो डिफाइन करेंगे वो, ये बात समझ गए ना। तो एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी। देखिए सवाल पूछा गया है, ये हमारी सीट थी, क्योंकि फाइल खुल नहीं रही थी तो मुझे फोटो खींच के अपलोड करना पड़ा इस पर। इफ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट x, y फ्रॉम द ऑरिजिन इज डिफाइंड एज दिस। आपसे कहा जाए, और अभी लिखिए नहीं बेटा, केवल समझने पे फोकस करिए, लिखना सेकेंडरी चीज है। आप इस क्लास से 5 क्वेश्चन लेके जाएंगे जेईई मेन में, ध्यान रखिएगा, एकदम सीरियस, जितना आप सीरियस रहेंगे उतने ज्यादा हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे। अब देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कोई पॉइंट है x, y, उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालो, तो जब तक कुछ बताया नहीं गया है तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा ये ऑरिजिन से डिस्टेंस। लेकिन कह रहा नहीं, कह रहा है कि x, y कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट प्लेन में एक पॉइंट है, और उसकी दूरी ऑरिजिन से मिनिमम ऑफ x, y डिफाइन की गई, डिफाइन की गई। अब आगे क्या पूछ रहा है, देन द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट 1, 2, 2, 3, 3, 4 एंड n+1। तो अब यहाँ पे इस सवाल में डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस का मतलब होगा ऑरिजिन से, मतलब ऑरिजिन से डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, मिनिमम ऑफ x, y, यानी x, y में जो मिनिमम होगा कोऑर्डिनेट की वैल्यू, वही डिस्टेंस। तो एग्जाम में आपको अलर्ट रहना है कि जो डिस्टेंस कर रहा है, कोई नया डिस्टेंस तो नहीं डिफाइन कर दिया है, कोई नया डिस्टेंस डिफाइन कर देगा तो आपको उसी के हिसाब से चीज़ों को बदलना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए। अब आइए इस सवाल को हम सॉल्व कर देते हैं, बच्चों वाला सवाल है, कोई खास बात नहीं है। आइए देखिए, ये अब ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा, OA1, OA1 होगा मिनिमम ऑफ 1, 2। इस सिंबल का क्या मतलब है, 1 और 2 में जो
मिनिमम है जो कम है। तो कम कौन है बेटा? 1 है। OA2 क्या होगा? मिनिमम ऑफ 2, 3, ये क्या हो जाएगा? 2। OA3 क्या होगा? मिनिमम ऑफ 3, 4, ये क्या हो जाएगा? 3। फाइनली ये क्या हो जाएगा? OAN, ओरिजिन से डिस्टेंस, मिनिमम ऑफ n, n+1, n पॉजिटिव इंटीजर है तो ये n हो जाएगा। अब इस सारे डिस्टेंस का सम बताना है। ये देखिए, इसका सबका सम बताना है। इसके सम को हम क्या मान लें? मान लीजिए ऐसे, इसका सम क्या होगा? 1 + 2 + 3 + n। तो ये पढ़े होंगे आप, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सबको पता है। हाँ, तो n n+1/2। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो कभी कभी डेफिनेशन चेंज कर देता है डिस्टेंस। अभी हम आगे इस पे और बात करेंगे। फिलहाल चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सवाल पूछा जाता है तो हमारा दिमाग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही मतलब सोचता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सोचता है। कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री भी लग जाएगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अभी हम सवाल डिस्कस करेंगे और भी सवाल। तो देखिए, मैं उसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। यहां पे देखिए, O इज द ओरिजिन, यहां बना लेते हैं। O ओरिजिन है, एक पॉइंट है P, 2, 3, एक पॉइंट है Q, 4, 5, और इसको आप ज्वाइन कर दें। चलिए ज्वाइन कर देते हैं हम। अब आपसे पूछा क्या है? देखिए, OP × OQ, और इस एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो हमसे पूछा क्या है? OP × OQ cos थीटा। समझ गए? तो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज होती है कोसाइन रूल, सुने हो? कॉस रूल। कॉस रूल होता क्या होता है मैं बता देता हूं 1 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे एक से एक प्रतिभावान लोग बैठे होंगे, है ना, रिवाइज नहीं किए होंगे तो भूल गए होंगे ये चीज़। तो अब देखिए, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। हम आपको ABC के टर्म में नहीं सिखाएंगे रखना, वो फिर AB भी कंफ्यूज हो जाओ। मान लो कोई भी एंगल है, ये एंगल है थीटा। ना लिखना नहीं बेटा, लिखना नहीं, समझो। थीटा पे मुझे लगाना है कोसाइन रूल, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखो, कॉस थीटा। अब देखिए, थीटा किनके बीच में इंक्लूडेड एंगल है? L1, तो उसका स्क्वायर करके सम करिए, और जो इसके अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय ट्वाइस, और जो दोनों इंक्लूडेड साइड है L1, L2। ये है कोसाइन रूल। अब आइए, इस सवाल में पूछा गया है, तो देखिए अब हम इस एंगल पे लगाएंगे। तो यहां पे देखिए, कॉस थीटा क्या होगा? OP² प्लस OQ² माइनस PQ² डिवाइडेड बाई 2OP × OQ, यही तो होगा। अब यहां से देखिए, OP × OQ cos थीटा विल बी OP² प्लस OQ² माइनस PQ² डिवाइडेड बाई 2। अब यहां का जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0। अब आप OP डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला हम आप जानते ही, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस सवाल से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री भी मिक्स हो जाता है। अभी हम और भी सवाल देखेंगे, क्योंकि अभी हम स्ट्रेट लाइन टच कर रहे हैं, और अभी इसके बाद अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? पूरा सर्किल देख लेंगे, मतलब सर्किल में देख लेंगे। हो सकता है, टाइम तो कमी है, टाइम ज़्यादा नहीं है, और फिर हम काफ़ी ट्रिक बताएंगे आपको, है ना। चलिए, ये आपका हो गया। आगे देखिए, ये सवाल IITs में कई दफ़े आ चुका है, कई बार आ चुका है। और सुनिए, ये सवाल IITs में किस किस चैप्टर में आ सकता है वो भी बता देते हैं आपको। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ सकता है, जैसे यहाँ पूछा गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आ सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही चीज़ है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसका मतलब आप अच्छे से आपको नहीं पता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी फर्क नहीं। इसीलिए आजकल के जो सवाल आ रहे हैं जेईई मेन में, एडवांस में, उसमें वेक्टर भी मिक्स होता है, कोऑर्डिनेट भी मिक्स होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिक्स होता है, क्योंकि बेसिकली तीनों एक ही चैप्टर है।
अच्छा सर, तीनों एक ही चैप्टर है तो अलग अलग चैप्टर बनाया क्यों गया? बनाया गया, बता रहे हैं क्यों बनाया गया। अब दिमाग में सवाल उठना चाहिए कि अगर सब एक ही चीज है तो हमारा सारा काम कोऑर्डिनेट से चल जाता, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों पैदा किया गया? अभी बात मत करिए। या वेक्टर को क्यों पैदा किया गया? नहीं लाना चाहिए, या कोऑर्डिनेट नहीं लाना चाहिए। चलिए, वेक्टर फिजिक्स में भी लगता है, वेक्टर से ही सब काम चला सकते हैं। ठीक है, तो अब सुनिएगा इसका जवाब क्या है, ध्यान से सुनिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं, देखिए आदमी की टेंडेंसी क्या होती है? ह्यूमन की टेंडेंसी होती है जल्दी आउटपुट मिल जाए, जल्दी रिजल्ट मिल जाए। अगर पैसा कमाने का टाइम है तो आदमी सोचेगा हम जल्दी से पैसा कमा लें। अगर उसका मरीज बीमार है और उसको रिकवरी चाहिए तो जल्दी से रिकवरी हो जाए। और अगर आईआईटी का सवाल सॉल्व करता तो जल्दी से आंसर आ जाए। समझ में आ रहा है ना? तो वो जल्दी, उसको आउटपुट जल्दी चाहिए। तो सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो तीनों से सॉल्व हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सॉल्व हो जाएगा, वेक्टर से भी सॉल्व हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे जल्दी सॉल्व होगा वो हम अडॉप्ट करेंगे, इसीलिए लाया गया इसको। तो कुछ सवाल वेक्टर से जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, कुछ सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर में जल्दी सॉल्व होगा। अभी दिखाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का जादू दिखाएंगे, जहां पे रोटेशन आएगा। कुछ सवाल वेक्टर से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए तीनों से चैप्टर एग्जिस्ट करते हैं, समझ गए? लेकिन तीनों में कोई फर्क नहीं है। छोड़िए, अब यहां पे पैरेललोग्राम की एक डेफिनेशन हम बताते हैं। अब बहुत से लोग पैरेललोग्राम नहीं जानते। हम अभी क्लास 6-7 का वीडियो शूट कर रहे हैं। हम अगले टर्म पे आपको हम जरा उसका ट्रेलर दिखा देंगे कैसे है, क्या क्वालिटी है। 4K वीडियोज है एकदम। बाद में अगले टर्म पे थोड़ा सा उसका दिखा देंगे, यहाँ पे इसमें ले आएंगे, चला देंगे वीडियो। तो बहुत से लोगों को पैरेललोग्राम नहीं मालूम है। हाँ सर, हमको क्यों नहीं मालूम? बर्फी की तरह होता है भाई, ऐसे कहेंगे ऐसे होता है, ऐसे तो जानते हैं। ठीक है, शकल जानते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है ना, प्रॉपरली नहीं जानते। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन होती है केवल आमने सामने के साइड्स पैरेलल होते हैं, बस। इसके अलावा पैरेललोग्राम कुछ नहीं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बस। अब ये जान कि सर अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है, वो डेफिनेशन नहीं है, वो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी और डेफिनेशन में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। अब अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं, अब अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तमाम चीजें आ जाएंगी। स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, चौंकिएगा नहीं। स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम। क्यों? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। अब चौक रहे हैं तो मतलब कि मामला गड़बड़ है। रोम्बस इज आल्सो पैरेललोग्राम। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। एक लाइन लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सवाल बना के दिखा, एक लाइन लिखिए। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये पैरेललोग्राम है, आमने सामने की साइड्स पैरेलल। तो इनके जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये सवाल कम से कम 5-6 बार जेईई में आया है, ध्यान रखिए। फिर इधर उधर करके आ जाए। सवाल कठिन नहीं है, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूं कि जो आपके एग्जाम में आ सके, फायदा मिल जाए आपको। तो ये इसके डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स। तो बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी ये मिड पॉइंट होगा। इसका मिड पॉइंट है, इसको नाम दे दें हम ABCD। तो ये जो है पॉइंट है, जो ये आया बीच में P, ये AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। ये प्रॉपर्टी होती है। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप जानते होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, x1 + x2/2, y1 + y2/2। सबको पता है ना?
अब हम यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां पे नाम अलग कर दिया है, नाम अलग कर देते हैं हम लोग भी। क्या दिया है ये पी क्यू चलिए अब एक काम और, यहां पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक गलती करते हैं लोग, आप नहीं करेंगे। ऑर्डर में लिखेंगे पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर, इसको पढ़ लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पी आर क्यू एस लिखा रहेगा तो उसके हिसाब से लिखेंगे, ऑर्डर में लिखेंगे। अच्छा सर कौन सा ऑर्डर रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज, कोई सा ऑर्डर, एक ऑर्डर में रखेंगे। तो यहां पे पी क्यू आर एस ये हो गया, ऐसा नहीं करेंगे पी क्यू एस आर, ऐसा नहीं करेंगे, या पी क्यू आर एस ऐसा कर सकते हैं। अब भाई यहां पी का कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है 4,6, आर का कोऑर्डिनेट क्या है 5,7, एस का कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, ये दिया है। अब देखिए अब यहां का जो कोऑर्डिनेट इसको हम कैपिटल ए मान लेते हैं। कैपिटल ए का कोऑर्डिनेट हम दो विधि से निकाल सकते हैं, एस और क्यू का मिड पॉइंट है कि नहीं वो, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाइए, क्या आएगा a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 b प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। और a का कोऑर्डिनेट हम इसका यहां से भी निकाल सकते हैं, चूंकि p और r का भी मिड पॉइंट a है, तो a का कोऑर्डिनेट हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, 5 प्लस 1 बाई 2 7 प्लस 2 बाई 2, यह आपका आ गया। अब चूंकि दो ना बात मत करो बेटा, चूंकि दोनों ही a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। a प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाई 2 एंड b प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 बाई 2। अब इसी का एक क्वेश्चन और जेईई एडवांस में आया है बहुत पहले। देखिए बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन होता वही है, लेकिन उसको कहते हैं अर्गेंड प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन या गासियन प्लेन भी कहते हैं, तीन नाम है। अर्गेंड प्लेन, एक्स वाई प्लेन जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में अर्गेंड प्लेन, इमेजिनरी प्लेन कुछ भी कह सकते हैं। तो उसमें तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या, आप ऐसे लिखते हैं ना a प्लस, इसका मतलब अगर इसको कोऑर्डिनेट की भाषा में लिखना चाहे तो a का मतलब, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब कि एक पॉइंट है जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ लिखे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दोनों कोऑर्डिनेट अलग अलग लिखे जाते हैं x, y, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में दोनों कोऑर्डिनेट अटैच है, एक ही साथ लिखे जाते हैं। और आपने सुना होगा फिजिक्स की दुनिया में या मैथमेटिक्स की दुनिया में पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सुनते होंगे आप, जैसे आपका p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है तो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है, तो ये x, y हो गया। तो चाहे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहिए, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में किसी पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर कहिए, चाहे वेक्टर चैप्टर में किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहिए, तीनों आइडेंटिकल है। समझ गए? अब सवाल क्या पूछा गया है जेईई एडवांस में, देखिएगा कि एक पैरेललोग्राम है, उसके वर्टिसेस दिए हैं Z1, Z2, Z3, Z4। एक पैरेललोग्राम है, उसके वर्टिसेस दिए हैं Z1, Z2, Z3, Z4, टेकन इन ऑर्डर, ये लिखा रहेगा टेकन इन ऑर्डर, यानी उसी ऑर्डर में लिखना। तो कह रहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन Z1, Z2, Z3, Z4। तब आइए देखिए, तो ये हम जानते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, तो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला है, अगर हम थोड़ा और डिटेल में बात करें, सेक्शन फॉर्मूला है, वो कोऑर्डिनेट पे भी लगेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी लगेगा, पोजीशन वेक्टर पे भी लगेगा, वेक्टर पे नहीं पोजीशन वेक्टर पे भी लगेगा। ये बात समझ में आएगी बेटा? अब देखिए, तो यहां पे लगाइए मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहां का कोऑर्डिनेट निकालिए, क्या आएगा Z2 प्लस Z4 बाई 2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3 बाई 2। गया, ये रिलेशन आ गया, यही पूछा था। बहुत लोग सोचेंगे आप यहाँ क्या आया, ज्योमेट्री से जोड़ के नहीं देखते, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब उनको वही है Z इंटू Z बार इज इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर, फार्मूला रखे हैं दुनिया में, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट Z1 Z2, तमाम चीज रखे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में वो वही सोचते हैं, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट नहीं सोचते। ठीक है, अब आइए
एक चीज सेंट्रोइड होती है, सेंट्रोइड वो हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा। अगर तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है आपको, x1 y1 x2 y2 x3 y3, कोई दूसरा सवाल? चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा पेज खाली कर लेते हैं। यहाँ पेज खाली है। सेंट्रोइड एक चीज होती है, सेंट्रोइड पता है ना सबको, हम यहाँ लिख देते हैं, है ना। जैसे ये आपका ट्रायंगल है, यहाँ का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यहाँ का x2 y2 है, यहाँ का x3 y3 है। तो सेंट्रोइड क्या होता है भैया जी? जी से डिनोट करते हैं सेंट्रोइड, x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, सबको पता होगा। हम यहाँ पे जा नहीं रहे चूंकि टाइम नहीं है, इसलिए ये आपका फॉर्मूला होता है। तो जो सेंट्रोइड हो, सर्कमसेंटर हो, आर्थोसेंटर हो, इनसेंटर, तमाम। अब देखिए बेटा बात मत करिए, अब एक चीज बताने जा रहे हैं, वो एग्जाम में जरूर आएगा, ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहे हैं, सीरियस रहिएगा। फॉर अ नॉन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपका सर्कमसेंटर है। अच्छा लगा सुन के, सेंट्रोइड है। मैं इसकी इंपॉर्टेंस बता रहा हूं कि ये आ जाए। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा तो बैठे रहो, ध्यान से देखना है, ये कहीं भी आ सकता है। और सेंट्रोइड है, ये आपका आर्थोसेंटर है। सेंट्रोइड का फॉर्मूला आप जानते हो, ये रेशियो होता है। क्या रेशियो होता है बेटा? सही आंसर नहीं है, तभी तो मैं रुका हूं। पहली बात आपको बताना चाहिए, देखिए आपको बता दें, सी डैश किसके लिए? सर्कमसेंटर, तो जी बीच में रहेगा, और सी फॉर क्लोज। रटने का तरीका बता रहा, दिमाग में रहे, हमको ऐसे ही रटा है तो आपको भी रट जाएगा। सी डैश किसका सिंबल है? सर्कमसेंटर का। जी हमेशा बीच में रहेगा। सी फॉर क्लोज, तो कौन क्लोज है? जी के सी डैश, तो क्लोज मतलब कि कम, तो 1:2। समझ में आया ना? ऐसे आप याद रखिए, ठीक है। तो ये कोलिनियर होते हैं। क्या होते हैं? कोलिनियर। सी डैश जी एंड ओ आर कोलिनियर। एक सवाल और पूछ लेते हैं आपसे, इनसेंटर, क्या कभी इनसेंटर भी कोलिनियर हो सकता है? ठीक है, मैं बताता हूं। ये बात आप समझ गए ना? अब इस पे सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आईआईटी में आ जाएगा, है ना। तो अब उसको देखना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूं सवाल कैसे आएगा। इसको ले चलता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, या पोजीशन वेक्टर वाले चैप्टर में भी लेके जा सकते, है ना। जैसे दे देगा, देखिए कहेगा, ये मैं सवाल यहाँ पे जगह कम है, कहेगा कि एक ट्रायंगल है और उसके वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर दे देगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस j कैप, और ये 2j कैप माइनस k कैप, ये आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया। और कह दिया कि इसका सर्कमसेंटर दिया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, सर्कमसेंटर दिया है। और कहेगा आर्थोसेंटर का पोजीशन वेक्टर बताओ, आर्थोसेंटर का पोजीशन वेक्टर बताओ। ठीक है, तो देखो पहले तो सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर निकाल दोगे। सेंट्रोइड का कितना होगा पोजीशन वेक्टर बताइए? दिस प्लस दिस प्लस दिस बाई 3। बोलो भाई, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे तो जोड़ो जरा। ये ले गया, के ले गया, क्या आया भाई? क्या आएगा? i कैप प्लस 2j कैप बाई 3, ये आपका आ गया। सर्कमसेंटर का दिया है, किसका निकालना है? आर्थोसेंटर का। तो देखिए सर्कमसेंटर का कितना दिया है? i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। सेंट्रोइड का कितना निकाले?
आई कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाई 3, और इसका आप क्या मान लोगे, कुछ भी मान लो, इसका मान लो पोजीशन वेक्टर है ए, कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा। यही सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आ सकता है, तो चौंकना नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इलिप्स का इक्वेशन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पैराबोला का इक्वेशन होता है, सबका इक्वेशन होता है, ध्यान रखिएगा। अब सेक्शन फार्मूला लगाइए तो क्या हो जाएगा, कर लेंगे, तो हम टाइम ना वेस्ट करें फिर, है ना बेटा। सेक्शन फार्मूला आपका होगा आई कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू बीच वाला 2 इंटू दिस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप और प्लस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई, सॉरी हो गई, सॉरी हो जाती है बीच बीच में, डिवाइडेड बाई क्या होगा बताओ, 3 हो जाएगा ना, ये कट जाएगा। अब यहां से ए वेक्टर आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यह आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पूछा जा सकता है, पोजीशन वेक्टर में भी पूछा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें चारों कोलिनियर, चारों इक्विलैटरल ट्रायंगल तो एक ही बिंदु पे होते हैं, चारों कोलिनियर मतलब एक लाइन में हो, इक्विलैटरल में तीनों एक ही पॉइंट पे कोइंसिडेंट होते हैं चारों। हम एक ही लाइन में पढ़ने की बात करते हैं, क्लास 8 का कंसेप्ट है, क्लास 8 की किताबों में लिखा है ये चीज। इसका मतलब क्लास 8 पास नहीं कर पाओगे अगर पेपर हमारे जैसे आदमी बनाए तो। आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख लीजिए, हाँ अगर आपने बोला तो आप सही है, लिखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों कोलिनियर होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों कोलिनियर होते हैं। ठीक है, और ये रेशियो मेंटेन रहता है, ये C' और O का रेशियो मेंटेन रहता है, और बाकी चारों कोलिनियर होते हैं। चलिए इसको बाद में लेते हैं, बोरिंग सवाल है। ठीक है, हाँ ठीक है। एक सवाल इसके आने की बहुत ज्यादा चांस है, पहले मैं आपको एक नियम बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। टिप टेल रूल, बहुत काम की चीज है, ये माइंड ब्लोइंग चीज है, आप देखिएगा अच्छे से। टिप टेल रूल, क्या फायदा है इसका वो बता रहे हैं आपको। जैसे थोड़ा सा बेटा सीरियस रही तो मजा आएगा, हम क्या है ना सोच सोच के बता रहे हैं, तो आप प्लीज बात मत करिए। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है ना, और एक तीसरी लाइन जा रही है बीच में, ये इसका स्लोप m है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर। तो m1 m2 m3 में रिलेशन कैसे निकालते थे आप, चलिए जैसे भी निकालते हो, हमको इससे मतलब नहीं है, आइए दिखा रहा हूं। टिप टेल रूल क्या है, ये आप किसी एंगल पे अप्लाई करोगे, किस पे अप्लाई करोगे, उधर मत देखिए, इधर देखिए, इधर किस पे अप्लाई करोगे, एंगल पे, और उस एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बना दीजिए, हमेशा किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए ये आपका जो एरो है ये आपका कहलाता है टिप, यह आपका कहलाता है टेल। तो जो लाइन टिप से पास कर रही है उसके स्लोप को कहेंगे एम टिप, एम मतलब स्लोप, और जो लाइन टेल से पास कर रही है उसके स्लोप को कहेंगे एम टेल, और ये थीटा। तो फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा एम टिप माइनस एम टेल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम टिप इंटू एम। और सर हम तो पढ़े हैं इसको, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m, पढ़े हो, लेकिन वहां पे आप मॉड लगाते थे, याद है आपको, नहीं लगाते हैं, मॉड नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये साइन कन्वेंशन यूज करोगे एम टिप माइनस एम टेल वाला, तो आपको मॉड लगाने की जरूरत नहीं तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि मॉड हटाओगे तो दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होगी, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगी, वहां आपको चेक करना पड़ेगा, यहां पे आपको चेक नहीं करना।
एम टिप इसीलिए काम की चीज़ है कि आपका आधा टाइम बचाएगा ही। एम टिप माइनस एम टेल 1 माइनस एम टिप एम टेल डिवाइडेड बाई, और हमेशा की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बनाओगे। ये चीज समझ गए ना बेटा। अब देखिए, अब यहां पे सवाल क्या है मैं वो दिखाता हूं। भैया ऑनलाइन वाले आज आवाज नहीं आ रही है, कुछ पूछो वगैरह यार। चलिए, यहां पे सवाल क्या पूछा गया देखिए, ये रुड़की में आया है, जब आप पैदा नहीं होंगे उस समय की बात है, 90s की बात है। और उसके बाद जेई इधर भी पूछा गया, जेई मेंस में रिपीट किया गया है डेटा चेंज करके। समझ गए? इस क्वेश्चन के आने की परम संभावना है। देखिए, a ray of light is sent along this line. Upon reaching the line, the ray is reflected from it. Find the equation of the line containing the reflected ray. देखिए, एक ये लाइन है आपका, upon reaching the line this, और एक रे ऑफ लाइट भेजी जा रही है ऐसे इसके अलॉन्ग। अब यहां पे रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन आपको पता है क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पता है ना बेटा? क्या होता है? हाँ, पहले तो आप नॉर्मल खींचेंगे, ये नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां से आपका ये रिफ्लेक्ट होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। बोलिए। अच्छा, अब आइए, तो आपसे इसी का इक्वेशन पूछा है, यही पूछा है आपसे। किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या जानकारी चाहिए? एक पॉइंट मिल जाए इस लाइन पे और उसका स्लोप मिल जाए, कहानी खत्म। मैं उम्मीद करता हूं इतना आप जानते हैं। अब आगे देखिए, इधर देखिएगा, ये पॉइंट इस लाइन का इक्वेशन निकालना है रिफ्लेक्टेड रे का। ये पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे पे है कि नहीं है? तो यहां का कोऑर्डिनेट कैसे निकल सकता है? इसको और इसको सॉल्व करो। अब सॉल्व करने का भी कोई शॉर्टकट पता? हमारे पास ऐसा मेथड है कि 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। देखिए, यही आ रहा है सॉल्व करने। ऐसा कोई मेथड जानते हैं जिससे 1 सेकंड में 2 लाइन का इंटरसेक्शन निकल जाए? आई नो इट। ये आपका है 1, -1। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, इस लाइन का हमें क्या चाहिए? स्लोप। इसके स्लोप को मान लीजिए m। इस लाइन का स्लोप क्या है? 1/2। y = mx + c फॉर्म में लिखोगे तो जो m आएगा वो स्लोप होगा। अच्छा, ये लाइन और ये लाइन नॉर्मल परपेंडिकुलर है कि नहीं? इसका स्लोप कितना है? 3/2। तो इसका क्या होगा? अब यहां पे लगा दोगे टिप टेल रूल, उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी? m। टिप टेल रूल कैसे लगाएंगे? देखिए, यहां पे लगाइए इस थीटा के लिए, तो tan थीटा क्या होगा बताइए? m टिप माइनस m टेल 1 प्लस m टिप इंटू m टेल। अब इसके लिए लगाइए, इसके लिए तो क्या आएगा? m टिप माइनस m टेल डिवाइडेड बाई 1 प्लस m टिप इंटू m टेल। अब इतना देखिएगा, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी? क्या क्वाड्रेटिक बनेगा? यहां पे क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट मेथड आपको पता होगा। ये आपका आ जाएगा 29/2। इसको सॉल्व करने का क्या कोई शॉर्टकट मेथड आपको पता है? अपन को पता है, अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस लाइन पे जिसका इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप मिल गया, उस पे एक पॉइंट मिल गया, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? y + 1 स्लोप टाइम्स x - 1। ये रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन। तो इस टाइप का सवाल इसमें डेटा चेंज करके आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए। अच्छा, वो शॉर्टकट टेक्निक सीखना चाहते हैं?
इतना आसानी से थोड़े ना हो जाएगा, एक ही दिन में बता देंगे हर चीज, टाइम लगेगा, धीरे धीरे धीरे। ये तो वही सवाल है। हाँ नहीं कटा नहीं है, वो जानबूझ के, ये दूसरे क्वेश्चन का पार्ट है, इसको मत देखिए, इसको मत देखिए। सवाल पढ़िए, ये जेईई एडवांस में आया है, दोनों पार्ट अलग अलग, सुनिएगा, दोनों पार्ट अलग अलग आया है 7-7 नंबर का एडवांस में, और दोनों पार्ट जेईई मेन में पूछा जा चुका है, और इसके एनालिसिस करते हैं। पढ़िए कुछ, बहुत ज्यादा 99% चांस है क्वेश्चन रिपीट कर सकते। इसमें 2 क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है और 99% चांस है कि ये सवाल रिपीट करेगा। पढ़िए, a straight line L with negative slope passes through the point A, B and cuts the positive coordinate axes at P and Q. If O being origin, then find the absolute minimum value of OP plus OQ as L varies. Find the minimum value of area of triangle OPQ as L varies. ये दोनों सवाल मैंने एक ही में कर दिया, अब इसको डील करते हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो क्या बेटा? ना ना ना, वो इमेज वाला सवाल नहीं है, वो हम समझ गए आप क्या चक्कर में पड़े। अभी इमेज वाला बाद में आएगा, ये इमेज वाला नहीं है। हो सकता है, देखिए, हो सकता है कोई और टेक्निक हो जो आप जानते हो, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं। आइए देखिए, यहां पे बोला गया है, यह आपका एक्स एक्सिस है, यह आपका वाई एक्सिस है, और एक एल लाइन नेगेटिव स्लोप समझते हैं कि नहीं? समझते हैं ना? हाँ, ऐसे आएगा नेगेटिव स्लोप। और एक लाइन है, ऐसे मान लीजिए खींच दिया मैंने, ओरिजिन है, और कहां कहां कट करता है भाई साहब? पी और क्यू पे। ठीक है, अब ये पता नहीं ऐसे हो, मतलब इसको हम कैसे खींच सकते, कितने तरीकों से खींच सकते? देखिए, ये बार बार जो बदलने वाला चक्कर है ना, ये बड़ा लफड़ी बात है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये लाइन आप ये ऐसे खींच सकते हो, ये ऐसे खींच सकते हो, ये ऐसे खींच सकते हो। ऐसे कितने टाइप से खींच सकते हो बताओ? इनफाइनाइट। तो कह रहा है कि एक खास, तो सबकी ये लेंथ जो है, इसमें पूछा क्या है? ओपी प्लस ओ, पहला पार्ट हम कर रहे हैं। देखिए पहला पार्ट, भैया इधर देख लीजिए एक बार, नजर इनायत करिए। OP प्लस OQ मिनिमम करना है, तो हर केस में OP प्लस OQ अलग अलग आएगा। अब इसमें लोग करते क्या है? पास कहां से कर रही है लाइन? A, B से पास कर रही है। ठीक है, अब लोग करते क्या है, सुनिएगा। लोग करते ये है कि इसका स्लोप मान लेते हैं m, लाइन का स्लोप मान लीजिए m, अभी मिटा देते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे। इक्वेशन लिख लिया, और जब लाइन का इक्वेशन आ गया तो यहां का कटिंग पॉइंट निकाल लिया। बोलो, यहां का कटिंग पॉइंट निकाले, यहां का कटिंग पॉइंट निकाल लिया, फिर OP लेंथ आ गया, OQ लेंथ आ गया, फंक्शन बना लिया, डिफरेंशिएट करते हैं और m की वैल्यू निकालते हैं। क्वाइट लेंथी मेथड, सिंगल लाइन मेथड। देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। छोटा मेथड क्या है? अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री लगाते ही काफी छोटा हो जाएगा। मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां देखिए, इस एंगल को थीटा मान लीजिए, बनाता ट्राई करेंगे क्या? ठीक है, तो थोड़ा समझिए। इस एंगल को थीटा मान लीजिए, तो स्लोप के लिए कौन सा एंगल लेंगे? देखिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? स्लोप के लिए ये एंगल लेते हैं भाई साहब, ये वाला एंगल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, समझ गए? ये नहीं जानते हैं तो बहुत ही महान है ना ये चीज। तो ये क्या हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा फिर माइनस, ये आपका स्लोप आ गया। लाइन पास कहां से कर रही है बेटा? y माइनस बी स्लोप टाइम्स x माइनस ए, यह आया। अब ये हम P और Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। P के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे? अनुलोम विलोम। P के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे? y0 रखेंगे, x एक्सिस से इंटर। y0 डालो, कितना आएगा? b बाई
tan थीटा a प्लस, याद है क्या यार, देखो सही है, ठीक है। जब आप कह रहे हो तब तो सही होगा। ये आपका, हम खाली x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, ये ना सोचना y कोऑर्डिनेट नहीं लिखे, ठीक है भैया। ऑनलाइन वाले आप भी समझ लीजिए, x ही कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। यहाँ ये कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, x, चलिए लिख देते हैं, नहीं तो कहेंगे ये तो एक ही कोऑर्डिनेट वाला आदमी लगता है, ये ठीक है। x कोऑर्डिनेट 0 करो q के लिए तो क्या हो जाएगा, अभी हमने क्या बोला है कि बहुत छोटा मेथड है ना, तो चूंकि पहली बार आपको बता रहे हैं तो इसलिए बड़ा लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस से गुजर जाओगे तो खटाक से हो जाएगा। ये सबसे छोटा मेथड है, सबसे छोटा मेथड है। ये क्या हो जाएगा बताओ, x0 डालो, क्या आएगा बेटा, y माइनस बी इज इक्वल टू a tan थीटा, तो y क्या आ जाएगा बताओ, b प्लस a tan थीटा। क्या इतनी बात समझ गए? अब देखिए, तो OP क्या है, OP क्या है, a प्लस b बाई tan थीटा, और OQ क्या है, b प्लस a tan थीटा। कोई डाउट? a कामा b कहां पे है, लाइन पे, हमको भी मालूम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सवाल पढ़ो तो पता चल जाएगा। पॉजिटिव डायरेक्शन आप एक्स एक्सिस को कब कट करेगा, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तभी तो, यानी ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव, कह रहा है नेगेटिव स्लोप है और पॉजिटिव डायरेक्शन आप एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में होगा। अब जरा थमे रहिएगा, पीछे चलते, सवाल बदल गया, कोई बात नहीं, इसका काम हो चुका है। आगे देखिए, ओपी कितना पाया गया था बेटा, a प्लस बी बाई tan थीटा, और OQ कितना पाया गया था बेटा, b प्लस a tan थीटा, ठीक है। अब हमें OP प्लस OQ निकालना, उसको मिनिमम करना, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस a tan थीटा प्लस b बाई tan थीटा, और थीटा एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज, थीटा थीटा, तो बहुत लोग ऑब्ट्यूज बोल रहे हैं बीच में, थीटा एक्यूट होगा ना, बाई एहसास, फील, बताओ भाई, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, ये क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके, अब हम कैलकुलस नहीं करेंगे। आपने सुना होगा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, चलिए पहले उसको बता देते हैं। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, अगर दो नंबर है तो उनका अर्थमेटिक मीन ये होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर, सुने हैं कि नहीं ऐसा। अब आगे देखिए बेटा प्लीज, एक नंबर ये ले लीजिए, बात ना करिए, और एक नंबर ये ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या, ये साला बोल रहा था बहुत छोटा है, खुद बड़ा सोल्यूशन कर रहा है, जो आप करोगे ना वो और बड़ा होगा। अभी इसको और छोटा भी कर सकते हैं, रूट ऑफ a tan थीटा इंटू बी बाई tan थीटा, ये क्या हो जाएगा, a tan थीटा प्लस b बाई tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी, समझ गए। अब a प्लस बी ऐड कर दीजिए बोथ साइड, a प्लस बी प्लस a tan थीटा प्लस b बाई tan थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। बोलिए भाइयों, ये क्या हो गया, OP प्लस OQ ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। देखिए, तो इस चीज की वैल्यू इतनी है या इससे बड़ी है, इस चीज की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, हाँ, तो ये OP प्लस यहाँ के बाद ये OP प्लस OQ की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होगी रूट ऑफ a प्लस रूट ऑफ b का होल स्क्वायर, समझ गए। अच्छा, अगर कैलकुलस लगाते थोड़ा और टेढ़ा, एक काम और कर सकते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी हम कर सकते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ। पहले ये समझ गए आप,
आगे चलते हैं। अब इसको रिजल्ट आप याद कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे आपने चूंकि जान रहे हो ये सवाल बार बार रिपीट कर रहा है, तो अगर रिजल्ट आपको याद है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो आंसर तो बड़ा आसान हो जाएगा। ए बी की वैल्यू डालिए, सीधा कैलकुलेट करके टिक लगा दीजिए। तो ये प्रैक्टिस करना आपका काम है। इसको आइए हम दूसरे मेथड से कर देते हैं। मान लीजिए अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लोग नहीं जानते हैं, है ना, तो उनके लिए मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ। देखिए OP प्लस OQ क्या पाया गया था? A प्लस B प्लस क्या था बेटा? A tan थीटा और B बाई tan थीटा। A tan थीटा प्लस B कॉट थीटा। देखिए बेटा प्लीज बात मत करिए, समझिए। ये था A tan थीटा प्लस B कॉट थीटा। अब देखिए, अब मान लीजिए हम कैलकुलस तो लगाना नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम। इसको हम लिख सकते हैं रूट A tan थीटा माइनस रूट B कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर से ये आएगा प्लस B स्क्वायर से ये आएगा माइनस 2AB, तो क्या करेंगे प्लस 2 रूट A tan थीटा, बैलेंस करने के लिए ना बेटा, B कॉट थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिएगा A प्लस B ये क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉट थीटा tan थीटा विदा हो जाएंगे, 2 रूट AB। और ये क्या हो गया, ये किसी रियल नंबर का होल स्क्वायर है। अरे यार इसको कॉपी किया। ये बताइए किसी भी रियल नंबर का होल स्क्वायर क्या क्या हो सकता है? क्या नेगेटिव हो सकता है? 0 का स्क्वायर कितना होता है? -5 का स्क्वायर कितना होता है? यानी किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव। A प्लस B प्लस 2 रूट AB प्लस 0 या पॉजिटिव किसी का होल स्क्वायर। अब अगर इसको मिनिमम करना है तो 0 जोड़ोगे कि पॉजिटिव जोड़ोगे? 0 जोड़ेंगे। तो OP प्लस OQ कितना हो जाएगा? A प्लस B प्लस 2 रूट AB, यानी रूट A प्लस रूट B का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये दूसरा मेथड है, कैलकुलस से बचेंगे। देखिए ये आप एक मिनट, आपको जरूर लंबा लग रहा होगा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो थीटा मान के जो आपका लाइन का इक्वेशन निकालोगे, फिर P का कोऑर्डिनेट निकालोगे, Q का कोऑर्डिनेट निकालोगे, उसके बाद फिर काम आसान है। इसमें कोई डाउट है या आप समझ गए होंगे? अब आइए, अब इसमें एक सवाल और पूछ सकता है, बदमाशी करने की कोई हद थोड़े होती है। ये पूछ लेगा कि जब ये मिनिमम होगा तो उस समय स्लोप कितना होगा। अब देखिए ये मिनिमम कब होगा? जब इस चीज को 0 लिया जाए कि पॉजिटिव 0। तो देखो यानी 0 लिया जाए यानी ये इसके बराबर है, A tan थीटा बराबर स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको नीचे ले आओ तो ये tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा पॉजिटिव लेंगे ना, नेगेटिव स्लोप था शायद, है ना? नहीं थीटा एक्यूट था ना, सॉरी हो गई, सॉरी हुआ करती है बीच बीच में। थीटा एक्यूट था, tan थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव मत लीजिएगा, B बाई A। और अगर आपसे पूछे स्लोप क्या होगा, तो स्लोप आपका था tan 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी माइनस tan थीटा, यानी माइनस रूट B बाई A। ये भी पूछा जा सकता है कि जिस समय, जिस युग में ये चीज मिनिमम होगी, उस युग में लाइन का स्लोप क्या होगा? तो लाइन का स्लोप होगा माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ B बाई। ये बात समझ में आ गई? अब आइए पीछे चलते हैं जरा, एक पार्ट इसका और था, पढ़िए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ। तो ट्रायंगल का एरिया बड़ा आसान होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो OP कितना है? ये है और ये है आपका। देखिए एरिया क्या हो जाएगा? OP कितना है बेटा, बताइए OP कितना है? देखिए लिखा होगा आपने A प्लस B बाई
अरे बी कॉट थीटा कर दो, ठीक है। और ओ क्यू कितना था, ये था ना बेटा। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया डेल्टा मान लीजिए तो क्या होगा, हाफ ओपी इंटू ओ क्यू, तो हाफ ओपी ए प्लस बी कॉट थीटा इंटू बी प्लस ए टेन थीटा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी ए स्क्वायर टेन थीटा बी स्क्वायर कॉट थीटा और ए बी। अब ये क्या होगा, हाफ टू ए बी प्लस ए स्क्वायर टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट थीटा। एरिया को मिनिमम करना है ना। तो इस डेल्टा को क्या लिख सकते हो, ये डिवाइड कर दो, ये ए बी आ जाएगा, ये क्या आएगा 1/2 ए स्क्वायर टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों सवाल जेई एडवांस और जेई मेन में पूछे जा चुके हैं, फिर आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इसे। ध्यान, हम खाली यहाँ बैठे हुए हैं मम्मी पापा के डर से, ध्यान बंद नहीं रखना। ये आपको क्लियर हो गया ना। तो डेल्टा क्या होगा, ए बी प्लस हाफ। अब एक काम करते हैं, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन नहीं लगाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, ए टेन थीटा रूट होल स्क्वायर, ये माइनस बी रूट कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर करो बेटा तो क्या होगा, ए स्क्वायर से यह आएगा, बी स्क्वायर से यह आएगा, माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी। देखिए इतना ही आएगा। टेन थीटा और कॉट थीटा को हमने कैंसिल कर दिया डायरेक्टली, चला है ना। अब आइए ये क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, सही है ना, सही है कि नहीं सही, तो ये ए बी हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दो। ये किसी रियल नंबर का होल स्क्वायर, और किसी रियल नंबर का होल स्क्वायर गलती से क्या होता है, 0 या पॉजिटिव। अब इसको मिनिमम करना है तो पॉजिटिव जोड़ने में मिनिमम आएगा, यस सर, 0 जोड़ने में मिनिमम आएगा। तो बताओ मिनिमम एरिया कितना आ गया, बताइए 2a। ये आपका मिनिमम एरिया होगा। अब ये भी पूछ सकता है कि जब एरिया मिनिमम होगा तो भैया क्या स्लोप होगा, समझ गए, वही कहानी फिर से पूछ सकता है। तो इसको 0 करो, तो ए रूट टेन थीटा बराबर बी रूट, हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बी स्क्वायर, यहां से नीचे लाओ, टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा भाई साहब, टेन थीटा क्या होगा भाई साहब, प्लस लेना है वैल्यू क्योंकि थीटा एक्यूट है, यह आ गया। और स्लोप क्या होगा, माइनस बी बाई। समझ गए। इस पे आपका जेई मेंस में कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो हमारे ख्याल से ये बात समझ गए हैं आपको। अब आइए रिफ्लेक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं। किसी भी पॉइंट का किसी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं बच्चों। हाँ, इस पे सवाल आता है, फार्मूला है, हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। मैं एक बार इसको बता देता हूं। अच्छा, किसी भी कर्व का रिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं, पैराबोला का रिफ्लेक्शन किसी लाइन के अबाउट, या इलिप्स का रिफ्लेक्शन किसी लाइन के अबाउट निकाल लेते हैं। चलिए हम कोई ट्रिक बता देते, 2 मिनट लगेगा। आइए देखिए, क्योंकि ये आ सकता है ना, इसलिए मैंने टच किया इसमें। केमिस्ट्री में एक सवाल आता है कि बेंजीन है, फिर उसका नाइट्रेशन करवाए तो नाइट्रोबेंजीन बना, फिर उसका क्या होता है थायनिल क्लोराइड वगैरह में तो पता नहीं क्या क्या, ऐसा आता है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। तो इसमें भी सवाल ऐसा आ सकता है, आया है, जेईई एडवांस में पूछा गया है कि एक पॉइंट है, पहले ये काम किया गया, फिर उसके साथ ये काम किया गया, फिर उसके साथ ये काम किया, फाइनल कोऑर्डिनेट बताइए क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आते हैं, तो इसको सीरियसली लेना। देखिए, ये आपका कोई लाइन है, इसको हम नाम दे देते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इस एक पॉइंट है, ए ले ले, यहां का कोऑर्डिनेट है x1 कामा y1, और एक दूसरा पॉइंट, इसका मिरर इमेज दिखाते हैं, मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज। ये बी पॉइंट इसका मिरर इमेज है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। मिरर इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बराबर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो जो मिरर लाइन होती है वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है।
अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है वो आप जानते होंगे, x2 माइनस x1 बाई ए, पढ़े हो, y2 माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू माइनस 2 ax1 प्लस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस। अच्छा, और अगर यहां का कोऑर्डिनेट निकालना है तो पता है कुछ, पता है, तो ये अच्छी बात है, ये चीज पता है, तो इसमें ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं। ये बातें आपको पता है, इसमें हम उम्मीद करते हैं शायद नहीं पता है, लेकिन आपको पता है तो अच्छी बात है। तो इस पॉइंट का इसके अबाउट मिरर इमेज निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल। अब आइए हम जरा कर्व का दिखा देते हैं। किसी भी कर्व का मिरर इमेज निकाला, बेटा बात ना करिए, किसी भी कर्व का मिरर इमेज निकाला जा सकता है इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके। मैं दिखाता हूं, पढ़िए सवाल। ये पैराबोला है ना, इसका इमेज निकालना है इस लाइन के अबाउट। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं। तो एक लाइन हम खींच देते हैं। लाइन क्या है बेटा, x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पैराबोला है ना, ऐसे रफली बना लो। चलो हमने रफली बना दिया इसे, उसके एग्जैक्ट प्लॉट की जरूरत। तो इसका इमेज कैसा आएगा, इसका इमेज कुछ ऐसा आएगा, है ना। अब आइए देखिए, अब हम क्या स्टेप चलेंगे, पेन रखिएगा। इस पे एक जनरल पॉइंट चूज करेंगे। जनरल पॉइंट जैसे हमने x कोऑर्डिनेट को t मान लिया, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, t स्क्वायर। आपने पैराबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पढ़ा हो, है ना। अब इसका मिरर इमेज ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा ये। अब इसको मान लीजिए x कामा y हमेशा। अब वो फार्मूला लगा दीजिए, क्या फार्मूला, x माइनस टी बाई ए, वाई माइनस टी स्क्वायर बाई बी, और उसके बाद क्या था, माइनस 2 ax1 टी बी वाई 1 बाई 2। समझ गए। अब ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है। पहले को बराबर करिए, ये कट गया। x कितना आ गया बताइए, ये आ गया। अब इसको बराबर करिए इसके, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करिए, प्लस हो जाएगा। y कितना आ गया। अब इन दोनों रिलेशन में t गायब कर दीजिए, बस इन दोनों रिलेशन में t गायब करेंगे तो इसका लोकस आ जाएगा, ये x का y में। हाँ रुके रहिए, अभी फोन करेंगे आपको। ना बात मत करें बेटा। तो देखिए यहां से t की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, y प्लस 1। t की वैल्यू इसमें डालिए, अब इसको सिंप्लीफाई, अब ये डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कैसे दिया है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, इलिप्स हिंट दूंगा, मैं पूरा नहीं करूंगा। इलिप्स में जब भी आएगा तो इलिप्स हमारे सिलेबस में केवल स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपने इलिप्स का इक्वेशन देखा होगा, या हाइपरबोला भी जानते होंगे, इलिप्स भी जानते हैं। ये सवाल हाइपरबोला में भी आ सकता है, इलिप्स में भी आ सकता है। तो देखिए इस पे जो जनरल पॉइंट होता है इलिप्स पे, a cos थीटा कामा b, ऐसा सुने हैं ना बेटा, b साइन थीटा, ये कोऑर्डिनेट होता है, जनरल पॉइंट है इलिप्स पे। तो जब भी इलिप्स का, सुनिएगा ध्यान से, ये मान लीजिए कोई लाइन दिया रहेगा, इधर देखिए ये कोई लाइन दिया रहेगा, एक इलिप्स ये है, इसका मिरर इमेज क्या आएगा, एक इलिप्स ही आएगा। तो यहां पे क्या मान लोगे, a cos थीटा कामा b साइन थीटा, और यहां मान लोगे आप x कामा y, और इसका इमेज, ये फार्मूला लगा दोगे। अब एक बार इसको इसके बराबर करोगे, एक बार इसको इसके बराबर करोगे, तो एक जगह आएगा साइन थीटा और एक जगह आएगा कॉस थीटा, स्क्वायरिंग इन जोड़िंग, थीटा गायब। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा। और यही सवाल आपका हाइपरबोला में भी आ सकता है। एक आपका हाइपरबोला दे देगा और कहेगा उसका मिरर इमेज बताइए इस लाइन के अबाउट, उस पे जनरल पॉइंट क्या होता है, a sec थीटा कामा b tan थीटा। तो बस वही करोगे,
ए सेक थीटा कामा बी टेन थीटा एक्स कामा वाई, ये फॉर्मूला। एक बार ये इसके बराबर, गलत बुक कर दिया मैंने, इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर, एक बार आएगा सेक थीटा, एक बार आएगा टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वाई। तो वहां से थीटा गायब हो जाएगा, आपका मिरर इमेज आ जाएगा। इस तरीके से हमारे जो सिलेबस में कई कर्व है, इसका भी आ सकता है। देखो एक होता है ये हाइपरबोला, ये वाला सुने हो कि नहीं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इस पे जनरल पॉइंट क्या होता है, सी टी बाई सी बाई टी, बोलो भाइयों। तो ये हाइपरबोला भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। कोई डाउट? अब आगे देखिए, कैलकुलेशन वाली ट्रिक पूछ रहे, इतना आसानी से मिलेगा ये? मिलेगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आइए, अब मैं एक सवाल पहले पूछता हूं, फिर उसका जवाब दूंगा, है ना? देखिएगा, ध्यान से देखिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। थोड़ा सीरियस रहिएगा बेटा इसमें, है ना? सॉरी हो गई। फिर सॉरी हो। अरे यार, एक डायग्राम बनाना है, वो गड़बड़ बन जा रहा है। चलो, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, अज्यूम कर लीजिए। और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है ये 5,1 है। ये एक स्क्वायर है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, एक स्क्वायर है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। और ये इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है, इसको ए मान लें। तो बी, सी और डी का कोऑर्डिनेट निकालना है। करिए जरा, 1 मिनट का टाइम दे। आ गया? ये स्क्वायर है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है। एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मालूम है, बाकी 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। ऐसे रोम्बस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, सुनिए, अगर कोऑर्डिनेट का सहारा ले, अभी हमने क्या कहा था, कॉम्प्लेक्स नंबर की अलग, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से हम एक लाइन में कर सकते हैं विद इन 1 सेकेंड। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करोगे ना तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। अब देखिए, 1 मिनट देखिएगा। हम भैया जी थोड़ा थमे रहिए। अब हम एक लाइन में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका नाम सुना होगा आपने, e⁻⁻i थीटा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा। बोलो, सुने हो ना? अब देखो, आप सुनिए बेटा, थोड़ा सा 1 मिनट। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर जाएगा थीटा एंगल से। अब कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में देखिए, इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ए का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा बताओ? जेड ए क्या हो जाएगा? 5 प्लस आई। अरे आई कैप नहीं है, आई लोग क्या, सॉरी हो गई, जाओ। 5 प्लस आई, ए प्लस आई भी फॉर्म में हम किसी भी कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए का आ गया। अब अपन को कहां का कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है? बी का। बोलो, समझ में आ रहा है ना? तो ये 90 डिग्री एंगल होगा कि नहीं? सब होगा, लेकिन लग नहीं रहा है। डायग्राम में गलती है। हम भैया, उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं? नहीं होते हैं? होते हैं। वेरी नाइस। अब देखिए,
तो अब आपका बी का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जेड बी। देखिए आपका होगा 5 प्लस आई इंटू ई के पावर आई, ई पाई बाई 2। समझ में आया कि नहीं? अगर सुनिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो प्लस पाई बाई 2, और क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो माइनस पाई। ये बात समझ गए? अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस आई, इसको cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 कितना होता है, 0, और आई साइन पाई बाई 2 1। ये कितना हो जाएगा, 5i माइनस आई स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस 5i। यानी क्वाड्रेट की भाषा में बात करें तो कितना हो जाएगा, ये समझ में आ गया ना, ये आंसर आ गया आपका। समझ में आया ना? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसीलिए हमने कहा था ना कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग यूटिलिटी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन ये लेंदी हो जाएगा। अब अगर यहाँ का कोऑर्डिनेट अब तो निकल ही जाएगा ना, अपोजिट कोऑर्डिनेट तो निकाल ही लोगे मिड पॉइंट फार्मूले से, या डायरेक्टली भी लगा सकते हो। देखो मतलब अगर इसको हम यहाँ पाई कर दें तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आएगा 180 डिग्री घुमा दें। समझ गए ना? कॉपी कर ली, कॉपी क्या करेंगे, सब लिखा ही है इसे। ये आप समझ गए ना? यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा तो एंगल पॉजिटिव लेंगे, लिख लीजिए। और किसके अबाउट घूमेगा ये भी इंपॉर्टेंट, खाली ओरिजिन के अबाउट। बाकी कोई जनरल के अबाउट घुमाना है तो उसका अलग कल्चर है, बाद में बात करेंगे। ये किसके अबाउट घूमेगा, ओरिजिन के अबाउट। तो जहां ऐसा सवाल जेईई एडवांस में पूछा गया है, कहिए तो बता दे। ये सवाल था जेईई एडवांस का, जो क्वेश्चन था ये था। उसमें क्या किया था, सब कुछ मिक्स कर दिया था, वेक्टर भी, कोऑर्डिनेट भी और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक लैंग्वेज ये यूज, कॉपी कर लीजिए इसको, समझ गए ना? अब देखिए, अब एक लैंग्वेज ये यूज करता है, अ पॉइंट इज ट्रांसलेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ, ना बेटा बात मत करिए, तभी हम देखिए सोच बता रहे हैं आपको। कुछ गलत कर दिए क्या? प्लस हो जाएगा, हाँ तो सॉरी हो गई। तुम लोग हमारी भाषा बोल रहे थे, 1,5 हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो कैलकुलेशन चेक कर लो। और इधर अ पॉइंट इज ट्रांसलेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ ai कैप प्लस bj कैप। देखिए ध्यान से, वेक्टर मिक्स किया। पहले इस सेंटेंस का मतलब समझिए, बहुत एग्जाम में आएगा ना ये, तो इसका आप मतलब नहीं समझ पाएंगे। जो आप मतलब नहीं समझ पाएंगे तो आप लगा नहीं पाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, देखिए ai कैप प्लस bj कैप का मतलब क्या है, a कॉमा b। तो ओरिजिन से एक लाइन ले लीजिए, यहाँ पे a कॉमा b, बोलो ये आपका क्या है। अब मान लीजिए कोई पॉइंट है, भाई बात मत करिए प्लीज, भगवान के लिए। अरे यार जो भी है भैया सही कर ले मेरे भाई, इसमें झगड़ा करने की। वो प्लस आई स्क्वायर था ना, हाँ ठीक है। अब इसके आगे कर लीजिएगा, ठीक है, आगे आइए ना बेटा प्लीज, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो एक कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे वो पॉइंट, और कहा गया है कि उसको ट्रांसलेट किया गया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो इसमें एरो होता है, देखिए वेक्टर में एरो होता है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस का मतलब इसके पैरेलल और इसकी डायरेक्शन में, ये इसी के पैरेलल चलाना है इस पॉइंट को। समझ में आ रहा है ना? तो एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे कि इसका मतलब है कि इसका स्लोप अगर m है, इसका स्लोप मालूम है हमें b बाई a, इसका स्लोप कितना हो जाएगा बताओ, b बाई, और ये पॉइंट कुछ दिया रहेगा जैसे दिया है 5,1, तो हम इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये लैंग्वेज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल में ही ये मिक्स कर देगा कि इस पॉइंट को ट्रांसलेट किया गया इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो इसका मतलब है कि उस वेक्टर के पैरेलल खींचा गया है, ट्रांसलेट किया गया है, तो दोनों का स्लोप सेम हो। ठीक है? अब मान लीजिए, अब हमें डेटा नहीं याद है, जो जेईई एडवांस में आया था वो क्वेश्चन था, तो ट्रांसलेट किया गया। ट्रांसलेट करने के बाद अगले पेज पे ले लेते हैं। एक कोई पॉइंट दिया हुआ था,
अब पूरा हमें याद नहीं है तो उसको ट्रांसलेट करने के बाद आ जाता है वो 4,5 पे आ जाता है। हमें सवाल नहीं याद है लेकिन हम वो सवाल आपको बताना चाहते हैं जो जे एडवांस से पूछा गया है। तो कोई पॉइंट था, उसको ट्रांसलेट किया गया था, इस वेक्टर मिला दिया, उसके बाद बोला, अब देखिए कोऑर्डिनेट में कह रहा है कि इस पॉइंट को वाई एक्सिस के पैरेलल खींचा गया एक यूनिट से। नहीं सॉरी हो गई फिर यार, सॉरी पे सॉरी चल रही है। एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचा गया एक यूनिट से, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, 5, 5। अब अगला देखिए, अब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया था, पहले क्या आया वेक्टर, उसके बाद क्या आया कोऑर्डिनेट, अब लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बोला इस चीज को, इस पॉइंट को जो सेकंड स्टेप के बाद मिला है उसको ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर दीजिए 45 डिग्री से। तो बताइए अब लोकेशन क्या होगी। तो देखिए जब यहां से ये ज्वाइन करोगे तो ये दूरी निकाल लोगे कि नहीं, ये दूरी कितना आएगा 5√2, बोलो भाई निकाल लोगे ना डिस्टेंस फार्मूले से। अब इसको, अब देखिए इसका स्लोप है 1, देखो चाहे 5/5 स्लोप कितना है इसका 1, तो ये कितना डिग्री एंगल, और इसको घुमाना कितना है बताओ 45 डिग्री घुमाना है, तो कहां पहुंच जाएगा, वाई एक्सिस पे पहुंच जाएगा ना। वाई एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ, ये सवाल। इसी तरीके से जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नए सवाल आएंगे तो उसमें वेक्टर भी मिक्स हो सकता है, कोऑर्डिनेट भी मिक्स हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिक्स हो सकता है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं लगा, यहाँ पे तो इजीली हो गया 45 डिग्री, लेकिन मान लीजिए कहीं टेढ़ी जगह होता और ओरिजिन के अबाउट घुमाना होता, मान लीजिए कहीं 30 डिग्री से घुमाया गया, तब तो ई के पावर आई 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तब पहुंच जाएंगे वहां पे। समझ गए ना ये चीज, ठीक। अब आगे देखिए, थोड़ा देख लें क्वेश्चन क्या क्या है इसमें, डिस्कस कर सकते हैं। और ये हो गया, एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन सीट में लिखिए, फाइंड द, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जेईई एडवांस से पूछा जा चुका है। फाइंड द इक्वेशन, find the intersection of straight lines, find the intersection of straight lines 3x plus 5y is equal to 1 and 2 plus c x plus 5c square y is equal to 1 at c tending to 1। कह रहा है इन दोनों स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन निकालिए। अच्छा, अब ये जरूर ऐसा प्लेन क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा प्लेन क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए पहले इसका मतलब मैं समझा दूं, फिर इसकी यूटिलिटी दिखाता हूं कहां कहां इस्तेमाल कर सकता है इसका। तो लोग गलती क्या करते हैं, सुनिए, कि c टेंडिंग टू 1 है तो पहले लोग लिमिट ले लेते हैं, तो ये तो एकदम हूबहू आ जाएगा कि नहीं, जैसे ये वैसे आ जाएगा। तो क्या कटिंग पॉइंट कुछ आएगा, अरे मेरे भाई ये लाइन है उसी से ओवरलैप कर जाएगा। ये बताइए c टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या होता है, c इज वेरी वेरी क्लोज टू 1 बट नॉट इक्वल टू 1, यानी उससे अलग लाइन है, यानी दो ओवरलैपिंग लाइन ले लो, हल्का सा टिल्ट कर दो, समझ गए ना, हल्का सा टिल्ट कर दो, कहीं कर जाएगी एक दूसरे को, वही पूछा। तो पहले क्या करेंगे सुनिएगा, पहले आप कटिंग पॉइंट निकाल, पहले आप एक्स वाई निकाल लोगे c के टर्म में, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे, उसके बाद लिमिट लोगे। पहले लिमिट ले लोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा। तो पहले क्या करेंगे इसमें बताइए, आइए पहले सॉल्व करिए। तो इसको क्या करिए, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, 3c स्क्वायर एक्स प्लस 5c स्क्वायर वाई इज इक्वल टू c स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करिए। मैं इसको इसलिए करा रहा हूं, सवाल कठिन नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो कहीं एक्सीडेंट करके बैठे मत रहो। ये चीज x क्या हो जाएगा बताओ, 1 माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी माइनस 3c स्क्वायर। अब लिमिट ले लीजिए, लिमिट c टेंडिंग टू 1। अब 0/0 का फॉर्म है, सुने हो ना कुछ ऐसा है, डिफरेंशिएट कर दीजिए ऊपर नीचे,
सी के रेस्पेक्ट में लिमिट सी टेंडिंग टू 1 माइनस 2c डिवाइडेड बाई, चाहे फैक्टराइज करके काट दीजिए आपकी मर्जी, 1 माइनस 6c, सी की वैल्यू 1 डालिए, माइनस 2 बाई माइनस 5, 2/5 आया ना एक्स क्वाड्रेट। तो यानी ये लाइन और जो दूसरी लाइन है बहुत हल्की सी टिल्टेड है, बहुत हल्की सी टिल्टेड है। तो यहाँ का एक्स क्वाड्रेट कितना आ गया बताओ, 2/5। तो आप वाई क्वाड्रेट इसमें रख के निकाल सकते हो। अब एनर्जी मत बर्बाद करिएगा कि एक बार वाई निकाले फिर लिमिट ले, जरूरत नहीं है, एक्स क्वाड्रेट आ गया। अब ये पॉइंट दोनों लाइन पे है ना, तो यहाँ एक्स डालोगे तो वाई की वैल्यू आएगी। अब ये आएगा कैसे एग्जाम में सुनिए, या ऐसे ऐसे नहीं आएगा, आएगा कैसे, कहेगा एक सर्किल है, अब सर्किल में इसको घुसा देगा, कहेगा एक सर्किल है, उसके ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है 2,3 बता देगा, और कहेगा कि दो लाइन है और इसके सेंटर से गुजर रही है दोनों लाइन, मतलब डायग्राम बना के नहीं देगा, लैंग्वेज में बोलेगा दोनों लाइन गुजर रही है। एक का इक्वेशन क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, दूसरे का इक्वेशन क्या है 2 प्लस सी एक्स प्लस 5c स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। ये है c टेंडिंग टू 1 है, तो सर्किल का इक्वेशन बताइए। तो सर्किल का इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, सेंटर और रेडियस। तो यहाँ का क्वाड्रेंट मिल जाएगा तो ये सेंटर आ जाएगा बेटा। बताओ सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच की दूरी क्या होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात था, चूंकि जेईई एडवांस में आ चुका है, कभी भी रिपीट कर सकता है एग्जाम, ठीक है, तो इसको सीरियसली लेंगे। आगे देखिए अगला सवाल, इसके चित्र के बारे में जानते हो कि मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1, सभी को पता है क्या। देखो ये क्या आएगा, स्क्वायर बना के दिखा दीजिए जरा एक लाइन में। स्क्वायर तो बहुत होते हैं। सेंटर्ड एट ओरिजिन, मतलब सेंटर्ड एट ओरिजिन कैसा वाला स्क्वायर, देखिए ऐसा भी हो सकता है स्क्वायर, या ऐसा वाला स्क्वायर। बताओ कौन सा स्क्वायर, दूसरा वाला, ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस, दूसरा वाला है। इस पे कई बार सवाल पूछा गया है ना, सवाल आ सकता है। देखिए अब मैं पहले इस पे थोड़ा विचार कर लेते हैं। इस स्क्वायर का सेंटर कितना है, सेंटर सेंटर इसका एरिया कितना आएगा बता सकते हैं, पहला वाला स्क्वायर जो था। हाँ थोड़ा थमे रहिए, 1,0, ये 0,1, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, एरिया कितना होगा 2 हो जाएगा। इसका एरिया कितना होगा निकालिए, हेलो, सेम होगा, सेम, वेरी नाइस, सेम होगा। देखिए क्यों सेम होगा, इधर सुनिए, जैसे कोई आपको लॉजिक बता दे, एग्जाम में आए कौवा की तरह बैठे रहो, पहले आप इसका लॉजिक समझिए क्या है। एक सर्किल है जिसका सेंटर कुछ दिया गया है ना, और इसका रेडियस r है, तो बताओ सर्किल का एरिया कितना होगा। अब अगर हम इसको खिसका दें तो इसका सेंटर ही तो चेंज होगा, मान लो सेंटर a, भी है, अब इसको दूसरी जगह रिप्लेस कर दें, हम सरका दें, खिसका दें, तो इसका क्या चेंज होगा, क्या रेडियस चेंज होगा, तो क्या एरिया चेंज होगा, तो इसका एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया होगी। सेंटर कहाँ पे आ गया, इस स्क्वायर का सेंटर आ गया पाई का माई। अब आईटी में पूछा गया एक क्वेश्चन की, देखिए x माइनस a मॉड प्लस y माइनस b मॉड इज इक्वल टू 1 निकालो। एरिया क्या a पे डिपेंड करेगा, क्या b पे डिपेंड करेगा, क्या दोनों पे डिपेंड करेगा, इस टाइप का सवाल आया। एरिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, समझ गए, क्योंकि उस फिगर की लोकेशन चेंज हो जाएगी लेकिन उसका एरिया चेंज नहीं। चलिए बड़ी खुशी हुई, जरा इसके बारे में विचार करिए, मॉड x प्लस इसके बारे में, इसका बनाइए ग्राफ, क्या होगा ये देखिए, मॉड x प्लस वाई प्लस मॉड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये भी जेईई एडवांस में पूछा गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्वाड्रेंट में पूछा गया है, मतलब क्वाड्रेंट में लैंग्वेज में एक चीज दिया था, उसको सिंप्लीफाई करके यही आएगा, पूछेगा इसका ग्राफ बताइए।
आया बेटा? आप हमको फाइनल डायग्राम दिखाइए, फाइनल दिखाइए ना। फाइनल क्या है बेटा? एक्स वाई एक्सिस क्या क्या? करेक्ट, वेरी नाइस, सही है। इसका आंसर ये आएगा बेटा, देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब ये कैसे आएगा ये अब आगे डिस्कस करेंगे कभी। ये भी एक स्क्वायर होगा, और ये आपका आएगा हाफ कामा हाफ। ये याद है ना बेटा? वेरी नाइस। 1/2 कामा माइनस हाफ कामा हाफ, ये आएगा, ये स्क्वायर होगा। इसका एरिया आ जाए तो आप निकाल सकते हो। इसका एरिया कितना होगा? इसका लंबाई क्या है बताओ? 1 है। ये यही जो यहाँ लिखा रहेगा वही लेंथ होगा स्क्वायर का। यहाँ क्या लिखा है? 1। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे √2, यहाँ पे टेढ़ा बना था जरा, समझ गए? इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। अब अगर IIT में आ जाए, देखिए इस टाइप का सवाल जेईई एडवांस में पूछा गया है। चलिए हम इसको थोड़ा आसान कर देते हैं। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द रीजन दिस। तो एक स्क्वायर बनाओ जिसका साइड लेंथ 2 है, और एक स्क्वायर बनाओ जिसका साइड लेंथ 3 है, और दोनों स्क्वायर का सेंटर सेम है। तो बड़े स्क्वायर में से छोटे स्क्वायर का एरिया क्या करोगे बताओ? सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आंसर। बड़े स्क्वायर का एरिया क्या होगा? हाँ, 3 स्क्वायर, और इसका क्या होगा? 2 स्क्वायर। इस टाइप के सवाल भी पूछे गए। और एक बात और सुनिए, ये ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये आप समझ गए? अगर आपके जेईई मेन में आएगा तो इस पे ये सवाल पूछा जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई ना बेटा? अब आगे देखिए, इसमें आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में। एक पॉइंट से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे ये आपका लाइन है ax + by + c = 0, और ये पॉइंट है P, x1, y1। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है बताओ? पता है ना सबको? क्या होता है? ax1 + by1 + c mod √a² + b²। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि जेईई एडवांस में जो सवाल आया था उसकी शक्ल ये नहीं थी, उसकी शक्ल ये नहीं थी, उसकी शक्ल कुछ और थी। उसकी शक्ल ऐसी थी कि कोई लाइन दिया था, है ना? मान लीजिए ये लाइन दिया है, ये लाइन दिया है मान लीजिए, और कोई पॉइंट ले लें h, k, और वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें तो क्या आएगा? h + k mod √2, बोलो। और एक दूसरी लाइन ले लें, दिया रहेगा, उसका डिस्टेंस क्या आएगा? h, k से ही h - k mod √2, और कहेगा इन दोनों का सम जो है ना, वो मतलब बता देगा इन दोनों का सम इसके बीच में लाई कर रहा है, इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, 2 to 3 इंटरवल में लाई कर रहा है। तो √2 से मल्टीप्लाई करिए। भैया टाइम हो रहा है क्या? तो √2 से मल्टीप्लाई करिए, और लोकस क्या हो जाएगा? लोकस पता होगा आपको? लोटस नहीं, लोकस पता है कि नहीं? तो अब कहेगा कि जो रीजन बनेगा उसका एरिया बताइए। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में 2 लाइन दी रहेगी, सुनना। कहेगा कि लोकस ऑफ ए पॉइंट, तो जिसका लोकस निकालना होता है उसको हमने क्या मान लिया? h, k। उसके बाद कहेगा यहाँ इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो उसका एरिया बताइए। समझ गए ना? जेईई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप क्या करोगे? समझ गए ना एरिया? अब चलिए बाकी अगली सभा में, अगले टर्न पे सुनिएगा। अगले टर्न पे कोनिक सेक्शन का बहुत जबरदस्त